नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स यानी सकारात्मक राजनीति, दूसरे तरफ निगेटिव पॉलिटिक्स यानी कि नकारात्मक सियासत। इन दोनों के बीच आज देश में दो विचारधाराएं चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री मीटिंग में बता रहे हैं अपने सांसदों को, नेताओं को कि आप केंद्रीय योजनाओं का सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, इसके बारे में जानकारी दें और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो सरकार ने बहाल किया है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो लागू की गई है, उन सारे के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि अफवाह गैंग आजकल सक्रिय हो गया है। दूसरी तरफ निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले स्वार्थी विपक्षी पार्टियों के बीच भी बैठकें हो रही है। एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का नाटक दिन में करते हैं, लेकिन शाम होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं, क्योंकि इनकी एकता स्वार्थ के ऊपर बनी हुई है। और इस स्वार्थ रूपी एकता को दिखाने के लिए जरूरी है कि सामने में कुछ और हो, पीछे में कुछ और हो। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सड़क पर लोगों को दिखाने के लिए ये एकजुटता का नाटक करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में संलिप्त सारी पार्टियों की स्थिति वही है कि इनके कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है और जब इनकी बैठकें क्लोज रूम में होती है, किसी के घर में होती है, तो उसके बाद आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के साथ इस बीच भी हुआ, जब ये लोग सड़क पर पहुंचे। कांग्रेस के नेता तो काले कपड़ों में पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते हुए इन लोगों ने भारत में डेमोक्रेसी खतरे में होने की बात कही और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन शाम को नजारा कुछ और था। शाम को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर डिनर पार्टी हुई। डिनर में 18 पार्टी के नेताओं के पहुंचने की बात की जा रही है, जिसमें से शुरुआती दौर पर इनविटेशन के साथ ही यह बवाल शुरू हो गया कि क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएगी, क्योंकि इनकी विचारधाराएं अलग है। न विचार है, न तथ्य है, न सबूत है, न आधार है, न कोई एक मुश्त एजेंडा है, तो फिर कैसे सबको एक साथ कर पाएंगे। क्योंकि इनविटेशन के बाद सबसे पहला झटका कांग्रेस को तब लगा जबकि शिवसेना ने इस डिनर में जाने से मना कर दिया। उसने प्रोटेस्ट से भी अपने आप को दूर रखा, क्योंकि सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना पूरी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ है। राहुल गांधी से संजय राउत ने भी मुलाकात करने की बात कही और इस बीच कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी हुई। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार संजय राउत को और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे को समझाने की कोशिश किए कि कुछ मुद्दों पर थोड़ी बहुत पीछे हट जाना चाहिए और अभी विपक्षी एकता की बात है, सबको एकजुट रहना है, तो फिर सावरकर के मुद्दे को अभी किनारे रखते हैं। लेकिन फिर भी संजय राउत नहीं माने, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस मुद्दे पर हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। वो जो सावरकर की बात की जा रही है, वो वीर सावरकर हमारे ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास के प्रतीक हैं जिस पर हम समझौता नहीं कर सकते। इसलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भेजा और वो दिल्ली आकर इन नेताओं से बात किए और आखिर में यही फैसला हुआ कि अगर कांग्रेस अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट सकती, तो फिर उद्धव ठाकरे को अपने विचार से पीछे क्यों हटना चाहिए। इसलिए इस डिनर पार्टी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग रही। और फिर जब विपक्षी पार्टी के 18 नेताओं की बात की जा रही है, जो 18 पार्टियों के एक एक नेता इस डिनर पार्टी में शामिल हुए, जहां सोनिया गांधी भी थी और राहुल गांधी भी उपस्थित हुए, क्योंकि दिन के प्रोटेस्ट में तो राहुल गांधी अंडरग्राउंड हो गए थे, वो इन लोगों के साथ नहीं थे। लेकिन रात के
जब खाने पीने का प्रोग्राम हुआ, पार्टी हुई, लोगों से बैठ के होनी थी, तो उस समय राहुल गांधी को भी बुलाया गया, क्योंकि इन नेताओं का यह मानना था कि राहुल गांधी को यहां आना जरूरी है और उनके आने के बाद यह चर्चा जरूरी हो जाएगी कि आखिर आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। अडानी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां ऐसा कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, वहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच तनातनी है। हर स्टेट में जिन पार्टियों के साथ समझौता करने की बात की जा रही है, वहां पर उनके नेताओं के बीच, उनके विचारों के बीच और उनके एजेंडों के बीच जो सक्सेस रेशियो दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ है। इसीलिए जब डिनर पार्टी में बातचीत की शुरुआत हुई तो शरद पवार ने सबसे पहले कुछ मुद्दे उठाए। उस मुद्दे में एक था यूपीए का गठन किया जाना, यूपीए में कैसे एक दूसरे को जोड़ने के लिए गांधी परिवार की जरूरत है या गांधी परिवार से बाहर किसी और को नेतृत्व मिलना चाहिए। इस पर शरद पवार और उनके कुछ आसपास के नेताओं ने एक प्रस्ताव भी रखा और वो प्रस्ताव था कि क्या यूपीए केवल गांधी परिवार के लोग चलाएंगे। सोनिया गांधी अब अस्वस्थ रहती हैं और ऐसे में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के ऊपर ही कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले बात यूपीए की करें कि क्या यूपीए में कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी, और फिर जब लोकसभा चुनाव होगा तो क्या अपोजिशन पार्टियों के नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में ही होगा, क्या कांग्रेस ही हमेशा बॉस बनी रहेगी। इस बात पे चर्चा हुई और कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि यूपीए की कमान भी किसी और को थमाया जाना चाहिए। उसमें शरद पवार का भी नाम सामने था, ममता बनर्जी का भी नाम सामने आया कि किस तरीके से अगर विपक्षी पार्टियों की एकता हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि यूपीए में कांग्रेस का नेतृत्व भी हो, नेतृत्व किसी और के पास होना चाहिए। यह कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस तो इसी एजेंडे पर काम कर रही है कि अभी राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया है और ऐसे में जबकि उन्हें 2 साल की सजा भी दी गई है और वो कांग्रेस पार्टी जो अपने उसी एजेंडे पर चल रही है कि 30 दिन का समय है, 30 दिन के लिए जमानत दी गई है। हायर जुडिशियरी में यानी हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए इन्हें अभी समय है, तो इस बीच का फायदा क्यों न उठाया जाए। और यह फायदा उठाने की बड़ी वजह यही है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति में केंद्र में लाया जाना है, यानी सब की सब पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और कांग्रेस के इशारे पर चलना शुरू कर दे, जैसा पहले भी चलती रही है। लेकिन यह एजेंडा फेल हो गया और कांग्रेस के नेता भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की एकजुटता अगर हो तो उसका नेतृत्व कांग्रेस नहीं बल्कि किसी और पार्टी के नेता को करना देना चाहिए। अगर किसी और पार्टी के पास नेतृत्व चला जाएगा या शरद पवार को ही यूपीए का चेयरपर्सन बना दिया जाएगा तो ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी और उसे सरेंडर करना पड़ेगा किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के सामने, और फिर यह परसेप्शन, अवधारणा क्रिएट हो जाएगी कि कांग्रेस अब इन क्षेत्रीय पार्टियों के तरह की हो गई है। यह कोई राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी नहीं रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सके, क्योंकि ऐसी स्थिति इसलिए भी आई क्योंकि यहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लगता है कि अगर कांग्रेस को विपक्षी राजनीति के केंद्र में ले आए तो हर स्टेट में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम और एंटी बीजेपी वोट देने वाले लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो लोग अगर ममता बनर्जी को चुनते हैं तो लोकसभा में अगर चुनाव के दौरान उनके दिमाग में लगा कि यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती कांग्रेस दे सकती है, तो उस समय ये लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। जैसे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की जीत होती है लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सारी सीटें मिल जाती है। उसी तरीके से जो एंटी बीजेपी खेमा है वो इस बात के लिए लड़ रही है कि अपने अपने स्टेट में हम कमजोर पड़ जाएंगे अगर कांग्रेस के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के बीच यूपीए को लेकर भी संघर्ष हुआ और दूसरी बात और राहुल गांधी के ऊपर सवालों के बौछार हो गए, क्योंकि राहुल गांधी
अभी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है और साथ ही 2 साल की सजा हुई है, तो सारे के सारे विपक्षी पार्टियां अभी उनका सपोर्ट कर रही है। लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या राहुल गांधी की विचारधारा के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर, उनके तरीकों के आधार पर ये पार्टियां एकजुट हो? ये सवाल कई बार उठे और यह कहा गया कि या तो अगर विपक्षी पार्टियों की एकता होगी, सब एक मंच पर आएंगे, तो राहुल गांधी को अपने जुबान पे काबू करना होगा। उन्हें यह सोच विचार कर बोलना होगा कि कौन सी बात किस जो स्टेट लेवल की पार्टी है उसके खिलाफ जा रही है, कौन सी बात उनके एजेंडे के खिलाफ जा रही है। जैसा कि इन्होंने महाराष्ट्र में सावरकर का मुद्दा उठा के शिवसेना को नाराज कर लिया है, उद्धव ठाकरे को नाराज कर लिया है। और इसी तरीके से अगर उद्धव ठाकरे की नाराजगी बढ़ी तो फिर वहां पर एमवीए टूट जाएगा। शरद पवार कांग्रेस के साथ रहेंगे भी, लेकिन फिर भी मजबूत स्थिति नहीं होगी। उसी तरीके से अगर तेलंगाना में जो बीआरएसपी इस अपोजिशन यूनिटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी, वो अगर राहुल गांधी वहां जाकर केसीआर के बारे में वो बातें बोलते हैं जैसा कि पिछले कुछ समय से बोलते आए हैं, तो फिर कैसे केसीआर इस गठबंधन में शामिल हो पाएंगे? उसी तरीके की बात दिल्ली के लिए भी उठी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी वहां पर थे। इन लोगों ने भी सवाल किया कि अगर कांग्रेस दिल्ली के अंदर हमारे खिलाफ है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक कंप्लेन कांग्रेस की तरफ से गया है कि जासूसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए, इसके लिए संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद हैं, किरण वालिया और मंगत राम जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ये लोगों ने एलजी को कंप्लेन किया है कि जासूसी मामले में केजरीवाल के ऊपर सीधे देशद्रोह का आरोप लगाओ, एनआईए से जांच करवाओ। ऐसी स्थिति में केजरीवाल ने भी पलटवार किया था। तो हम आपस में अगर एकजुट होते हैं तो इन एजेंडों का क्या होगा? यानी साफ तौर पर राहुल गांधी की घोर बेइज्जती की गई कि आप संभल कर बोले अगर आपको आगे बढ़ना है तो। लेकिन यह बात तय है कि कोई भी पार्टी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सबका यही मानना था कि हम अगर एक भी होते हैं, यूपीए का नेतृत्व कोई और क्षेत्रीय पार्टी करे, कोई क्षेत्रीय पार्टी के नेता करे, और साथ ही जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है, इस पर किसी का नाम आगे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का विपक्षी दलों का उम्मीदवार बना दिया जाए, बल्कि इस बात को रखा जाए कि अपोजिशन पार्टियों की एकता एक अपनी जगह है। ये लोग सब मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और जब चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद यह तय कर लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस के पास इतनी ताकत है कि नहीं कि वो नेतृत्व कर सके, वो प्रधानमंत्री बना सके, या किसी और क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति अगर वैसी मजबूत हुई तो उसके पक्ष में भी जाया जा सकता है। यानी ये संयुक्त मोर्चा वाली स्थिति को पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा भी बनी रहे, शरद पवार की महत्वाकांक्षा बनी रहे, अरविंद केजरीवाल की भी बनी रहे, और ये सारे के सारे इसी सोच के साथ चुनाव में जाएं कि उनका भी नंबर प्रधानमंत्री बनने के लिए आ सकता है। यानी पूरी तरीके से रात में जब एक कमरे के अंदर बैठक हुई तो सारे के सारे विपक्षी पार्टियों के बीच आपस में तनाव देखने को मिला और सब एक दूसरे के खिलाफ इसी मुद्दे पर डटे हुए थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे थे कि इनको संभल के बात करनी चाहिए। अगर कांग्रेस दूसरी विपक्षी पार्टियों का सहयोग चाहती है तो उन्हें राहुल गांधी के बयानों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा और कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।